Hello students, you are welcome in class 11th and now we are taking chapter 2 परमाणु की संरचना। परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत आप फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं क्योंकि डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत दिया था और ये आप थोड़ा बहुत फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर में परमाणु विभाज्य है या अविभाज्य है, पदार्थ की मूल इकाई क्या है, ये सब आपने जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। तो सेकंड चैप्टर में काफ़ी जो है ब्रीफली है परमाणु के बारे में, तो यहीं से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप देख लीजिए कि परमाणु की संरचना में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में ही आप ये पढ़ चुके थे कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी तत्व है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी परमाणु है। तो लिखा भी है मैंने, परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो उस तत्व की रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का जो बेसिक यूनिट है वो परमाणु है और परमाणु ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये बिगिनिंग है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे इस टॉपिक पर डिस्कस हुआ और सारी चीज़ें निकल के सामने आई, लेकिन अभी शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि परमाणु जो है सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की। और डाल्टन ने तो ये बताया था हमें कि परमाणु जो है अविभाज्य है, यानी परमाणु को हम और भी विभिन्न कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने जब अलग अलग प्रयोग किए तो सामने आया कि परमाणु जो है विभाज्य है और परमाणु जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना है, बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये लिखा है मैंने, इसको आप भी कॉपी में नोट करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमें पता चल चुकी हैं कि एक दो परमाणु सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी पदार्थ की, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो है कि परमाणु तीन मूल कणों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद आप देखेंगे नीचे एक टेबल बनी हुई है, थोड़ा सा देखिए इस टेबल को। यहाँ मैंने लिखा है मूल कण प्रतीक, यानी कैसे हम उनको प्रतीकात्मक रूप में कैसे दिखाते हैं। द्रव्यमान कितना है ग्राम में, उन पर आवेश कितना होता है और किसने खोज की थी, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा जो है जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने दिया है। देखिए आप लोग, सबसे पहले मूल कण में लिखा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को जनरली हम ई से लिखते हैं, और सिंबॉलिकली जब इसको देखा जाता है, लिखा जाता है, तो हम लिखते हैं -1 e की पावर 0, घात में 0 लिखा है। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, ग्राम में दिया है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ग्राम में दिया है। कभी कभी ये किलोग्राम में भी दिया होता है, तो ग्राम में है, जनरली ग्राम में पूछा जाता है। तो 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने जब प्रयोग किया है तो इतना इसको निकाला गया है द्रव्यमान ग्राम में। इसको आप इतना याद रखेंगे। 9.10 और करके भी है, बट पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट्स को ही लेंगे। तो 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और कितना ऋणावेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे एक ऋणावेश होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आवेश में क्या दे रखा है, -1। -1 का मतलब है कि जनरली जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं और ई की पावर पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, ई लिखेंगे और ई की घात पे ई लिखेंगे हम। देखिए हम ऐसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं ई और ई की पावर पे माइनस लगा देते हैं। तो दिस डिनोट्स, ये आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पे एक इकाई यानी वन ऋणावेश होता है। ठीक है, आगे जो है इसके खोजकर्ता का नाम दिया गया है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रयोग किए, लेकिन फाइनली जो क्रेडिट दिया गया वो दिया गया जे थॉमसन को। लिखा है यहाँ पे जे थॉमसन। तो जनरली अगर ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था, तो हम नाम देते हैं जे थॉमसन का।
नेक्स्ट मूल कण है आपका प्रोटॉन। अभी मैंने बताया कि परमाणु जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सेकंड प्रोटॉन, प्रोटॉन को पी, इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक वर्ड पी यहाँ पे आता है, तो पी से हम इसको प्रतीक में लिखते हैं। लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया हाइड्रोजन का, इसलिए इसको कैसे लिखा जाता है, 1H1। ठीक है, इसको डिनोट हम करते हैं 1H1, क्योंकि प्रोटॉन जो है ये सबसे पहले जो है हाइड्रोजन परमाणु को लेकर डिस्कवर किया गया, तो इसको हम लिखते हैं 1H1, जैसा कि मैंने दिखा भी रखा है। ठीक है, उसके बाद आप इसका द्रव्यमान देखेंगे तो इसका द्रव्यमान ग्राम में है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप ये यूनिट देखिए, माइनस में लिखी है, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का हो, देखो माइनस में लिखा है। तो माइनस का मतलब क्या है, बहुत 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 कम वैल्यू ये है। आप सभी लोग जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वही सिग्निफिकेंट होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ का मतलब है कि ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम इसकी वैल्यू है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ग्राम में वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आवेश पे देख लीजिए, इस पे +1 आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 होता है और प्रोटॉन पे +1 होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, और प्रोटॉन को खोजने का जो क्रेडिट जाता है, यानी प्रोटॉन को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे ही। द्रव्यमान भी, उसका प्रतीक क्या होता है और आवेश कितना होता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है वो आता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट को लेके हम लिखते हैं स्मॉल n, प्रतीक लिखते हैं स्मॉल n जैसे लिखा गया है, और इसको डिनोट किया जाता है 0n1 से, 0n1 से, पावर पे 1 लगा दिया गया है। ठीक है, इसका द्रव्यमान आप देखेंगे, यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एग्जैक्टली सिमिलर है प्रोटॉन के। ठीक है, तो ये देख के आपको ये पता चल चुका है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है, यानी जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है, या हम कहें कि एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी कम होता है इन दोनों के द्रव्यमान के कंपैरिजन में। ठीक है, देख लीजिए, ये टेबल आपको दिखा देगी, टेबल से शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है इन दोनों के द्रव्यमान के कंपैरिजन में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो काफ़ी लेस होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं। अब आते हैं आवेश की तरफ, तो न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है, यानी हम कहेंगे कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन को खोजने का, डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है चैडविक को। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने लिखी भी हैं और आपको बता भी दिया कि कैसे कैसे क्या है। उसके बाद जो लाइन मैंने नीचे लिखी है उसमें आप देख लीजिए कि जो मैंने पहले बताया वही सब है। मैंने आपको बताया कि टेबल में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में बिल्कुल नगण्य होता है, तो इसको हम जनरली प्रेफरेंस नहीं देते हैं। आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बड़ा जोर लगाया, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, वो तो कभी जनरली पूछा नहीं जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे आपके जूलियस प्लकर। मैंने लिखा नहीं है उसमें, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि एक साइंटिस्ट थे 1859 में, जूलियस प्लकर। उन्होंने एक विसर्जन नलिका में, कांच की एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब मतलब जहां आप गैसों को प्रवाहित कर सकते हैं, ऐसी ट्यूब थी। वहां पे उन्होंने अलग अलग गैसों पे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके कुछ उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किए। उन्हीं रिजल्ट को लेके आपके जो हैं जे टॉमसन जो थे, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए और रिजल्ट कुछ जो आए वो आपके सामने हैं। तो देखिए, एक
इसमें मैंने लिखा है कि कांच की नली में उन्होंने जो है गैसों को एक कम दाब पर, लो प्रेशर पर उसमें विद्युत प्रवाहित की। कांच की विसर्जन नलिका में गैसों में एक लो प्रेशर देकर उन्होंने विद्युत प्रवाहित की, यानी करंट डाल दी। तो उसमें से कुछ करंट डालने के बाद उन्होंने देखा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कर रहे हैं तो कैथोड और एनोड वाला सेटअप तो तैयार था ही उसमें। तो रिज़ल्ट जो निकला उसमें बेसिक चीज़ें थी कि कैथोड से कुछ किरणें निकलकर जो है सामने की दीवार से टकराई और वहाँ पे उन्होंने एक चमक उत्पन्न की। कैथोड से कुछ किरणें निकली और सामने दीवार से जाके टकराई वो। तो उन किरणों को जब स्टडी किया गया, यानी वो किरणें जो कैथोड प्लेट से निकली उनको जब स्टडी किया गया तो उनके बारे में कुछ बातें पता चली। 3 बेसिक बातें जो पता चली वही मैंने लिखी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस हमें इस पे नहीं करना है। सिर्फ पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। ये पूछा भी नहीं जाता है जनरली, लेकिन पता होना चाहिए और किसने की थी। ठीक है, तो 3 बेसिक चीज़ें मैंने क्या कहा कि एक विसर्जन नलिका में कम दाब पर गैसों में, अलग अलग गैसों में करंट प्रवाहित की गई और वहाँ से जो हमें रिजल्ट मिले, उन रिजल्ट को लेके हमें एक स्टेटमेंट मिली थी कि कैथोड जो प्लेट है हमारी, एनोड और कैथोड 2 प्लेटें होती हैं, थोड़ा बहुत आपने ये हाई स्कूल में पढ़ लिया है। तो कैथोड से कुछ किरणें निकली और सामने दीवार से जाके टकराई। उन किरणों को जब स्टडी किया गया, कैथोड किरणों को जब स्टडी किया गया, तो उसमें पहला पॉइंट था कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। और ये कैसे निकाला गया कि कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं? इन किरणों के आगे जब कोई पदार्थ रखा गया तो उसकी छाया जो है, जैसे हमारा प्रतिबिंब, जैसे हमारी शैडो बनती है, हमारी छाया बनती है, ऐसे ही उस पदार्थ की छाया बनी। जो भी हमने इन किरणों के रास्ते में रखी, उस पदार्थ की छाया हमें दिखाई दी। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि जो ये किरणें हैं ये सीधी रेखा में चल रही हैं, तभी तो उस पदार्थ की छाया बना पा रही हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से, यानी कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, ये कैसे निकाला गया, कैसे प्रूफ हुआ कि जब हमने इसके रास्ते में, कैथोड किरणों के रास्ते में कोई पदार्थ जब हमने रखा, कोई वस्तु जब रखी, उसकी हमें छाया दिखाई दी, तो इससे हमें पता चला कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो था कि कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये स्टेटमेंट, ये लाइन आपको बताती है कि कैथोड किरणें जो हैं वो पार्टिकल्स को लेके, छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके बनी हुई हैं। अब ये बात कैसे सामने आई? ये बात तब सामने आई कि एक कोई, हम कहेंगे कि एक पहिया जैसे होता है ना, राउंड कोई चीज़ है, जैसे फिरकी होती है, तो ऐसी कोई हल्का पहिया जो है जब इन किरणों के सामने रखा गया तो ये उसको घुमाने में कामयाब हो गई। कोई व्हील है, जैसे चक्की का, जैसे छोटी चक्की जैसे फिरकी होती है, उसी को जब इन किरणों के सामने रखा गया तो इन किरणों में इतनी ताकत थी कि उस पहिए को घुमाने में ये कामयाब हो गई। तो इस चीज़ से पता चला, उस पहिए के घूमने से पता चला कि डेफिनेटली ये जो हैं इनमें क्या है, कुछ ना कुछ कण मौजूद हैं और कुछ कुछ सॉलिड कण, कुछ हम कहेंगे कि ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनके पास क्या है, एनर्जी भी है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो था कैथोड किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तो रिजल्ट से फाइंड आउट हुआ कि जो ये कैथोड किरणें हैं ये क्या होती हैं, धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस तरफ मुड़ती हैं, पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव फील्ड की तरफ ये जो हैं डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं। तो जो चीज़ें पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं या उनकी पॉजिटिव फील्ड की तरफ या पॉजिटिव आवेश की तरफ झुक रही हैं, इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी, क्योंकि आप पढ़ ही चुके हैं कि विपरीत आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर धन की तरफ ये आकर्षित हो रही है तो कैथोड किरणें किस तरह की हैं, ऋणात्मक हैं। इस चीज़ से ये पता चला, यानी विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनसे ये पता चला कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती हैं और वो धन आवेश की तरफ आकर्षित होती है।
इन 3 पॉइंट्स को आधार मान के जे थॉमसन जो थे उन्होंने क्या किया, जो आपके ये किरणें जो थीं, यानी जो ये आपकी कैथोड किरणें थीं, इनका आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात था उसको ज्ञात किया गया। दोबारा मैं कहूँगी, आवेश यानी कितना आवेश है, इन किरणों पर कितना आवेश है और कितना इनका द्रव्यमान है, इसका अनुपात लेके इसका अनुपात ज्ञात किया गया। ठीक है, तो ये जो अनुपात था यानी E/m, वहाँ पे लिखा भी है E/m रेशो जो है, यानी E/m, E का मतलब होता है आवेश और m का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान। तो आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात था वो जब फाइंड आउट किया गया तो एक निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि ये जो अनुपात था, ये E/m जो रेशो था, ये ना तो जो इलेक्ट्रोड लिए गए थे विसर्जन नलिका में, जो इलेक्ट्रोड लिए गए थे, ना तो उसके पदार्थ पर निर्भर करते हैं और ना जो गैस एक्सपेरिमेंट के लिए ली गई है ना उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जे थॉमसन ने जो ये किरणें थीं, कैथोड किरणें थीं, इनका चार्ज अपॉन मास रेशो जब ज्ञात किया तो उससे ये निष्कर्ष निकाला कि ये E/m रेशो जो है, ये E/m अनुपात जो है, ये ना तो विसर्जन नलिका में ली गई इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता है और ना ही गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये निकाला गया कि ये हर हाल में, यानी ये E/m रेशो जो है, ये हर गैस के लिए उतना ही आया। इसका जो मान था E/m का मान, मैंने कहा ना अलग अलग गैसें ली गई विसर्जन नलिका में, हाइड्रोजन गैस ली गई, कार्बन गैस, बहुत सारी अलग अलग गैसों पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, हर बार ये E/m का जो अनुपात था ये क्या आया, फिक्स आया। तो ये जो E/m अनुपात हर गैस के लिए जो नियत मान, समान मान जो हर गैस के लिए आया, उससे एक निष्कर्ष निकाला गया कि ऐसा कोई पदार्थ है, हर पदार्थ में ऐसी कुछ किरणें हैं जो ऋण आवेशित हैं और उनका E/m जो मान है वो सब के लिए बराबर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुए उनसे एक बात निष्कर्षित हो गई कि जितने भी पदार्थ हैं, यानी जिन जिन गैसों का हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उनमें ऐसी किरणें हैं जिनका E/m मान जो है वो हर हाल में सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो वहीं से एक चीज सामने आई कि कैथोड किरणें एक ही प्रकार की हैं, यानी पदार्थ तो अलग अलग हैं लेकिन ये कैथोड किरणें जो हैं वो एक ही प्रकार की हैं। और उनमें, क्योंकि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी हैं, तो ये ऋणावेशित कण भी एक ही प्रकार के हैं। कैथोड किरणें एक ही प्रकार की है, अलग अलग पदार्थों में उपस्थित कैथोड किरणें एक ही प्रकार की हैं और उन कैथोड किरणों में उपस्थित ऋणावेशित कण भी एक ही प्रकार के हैं। इन्हीं ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ये थोड़ा सा किसके बारे में था, इलेक्ट्रॉन के बारे में था। ये जनरली, इसको बहुत ज़्यादा, इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि कैथोड, इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं निकला। इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले किसकी खोज की गई, कैथोड किरणों की खोज की गई। और ये टेस्ट जो था ये किस में लिया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब में परफॉर्म किया गया। ठीक है, अब सेम उसी तरह से चलते हैं प्रोटॉन की खोज की तरफ। ये थोड़ा सा समरी है जो जनरली पूछी नहीं जाती है लेकिन हमें पता होना चाहिए। अब प्रोटॉन की खोज जो है वो सबसे पहले, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्रेडिट इसका किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि रदरफोर्ड ने सीधे सीधे खोजा, उससे पहले 10 लोगों ने इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक साइंटिस्ट हमारे थे गोल्डस्टीन, उन्होंने 1886 में इस डिस्चार्ज ट्यूब पे, जिस पे पहले जो है मैंने कहा था प्लकर ने किया था एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज के मामले में प्लकर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही अब किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। ठीक है, अब उन्होंने देखा था कि कैथोड किरणों के अलावा, पहले तो डिस्चार्ज ट्यूब में सिर्फ एक चीज़ हमने देखी कि कोई किरणें निकल रही हैं जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही हैं। लेकिन सेकंड दोबारा जो
एक्सपेरिमेंट किया था, अब तो हम पहुंच चुके थे कि इलेक्ट्रॉन हमको मिल चुका था, यानी नेगेटिव जो कैथोड रेज थी वो हमको मिल चुकी थी। अब जब दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक और चीज़ सामने आई कि नेगेटिव जो कैथोड किरणें हैं उनके अलावा कुछ और किरणें भी हैं, और इन और किरणों को, ये जो अन्य किरणें थी कैथोड रेज के अलावा, क्योंकि तब तक कैथोड रेज तो फाइंड आउट हो चुकी हैं, अब कैथोड किरणों के अलावा ऐसी किरणें जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही हैं, यानी एनोड से कैथोड की ओर गति कर रही हैं, अब इनके बारे में जो है साइंटिस्ट ने खोजना शुरू किया। अब उन्होंने देखा कि भैया नेगेटिव तो रेज मिल गई हमको, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रेज ऐसी हैं जो धन से ऋण की ओर जा रही हैं, यानी एनोड से कैथोड की ओर जा रही हैं। तो इन किरणों को पहले उन्होंने नाम दिया एनोड किरणें, या फिर नाम दिया धन किरणें या गोल्डस्टीन किरणें, क्योंकि खोजी ये गोल्डस्टीन ने थी, किरणों को गोल्डस्टीन ने खोजा था, प्रोटॉन को खोजने का क्रेडिट तो रदरफोर्ड को ही जाता है। अब उन किरणों की स्टडी जब की गई तो हूबहू वही बातें सामने आई जो इलेक्ट्रॉन के केस में आई थी। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज के लिए हमने पढ़ा था कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि वो किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो ये किरणें भी, यानी धन किरणें जो गोल्डस्टीन किरणें हैं या एनोड किरणें हैं, ये भी सीधी रेखाओं में चलती हुई पाई गई। ठीक है, और सेम यही इसके रास्ते में भी उन्होंने क्या किया, कोई वस्तु रख दी जिसका छाया उनको जो है, जिसका शैडो उनको सामने देखने के लिए मिला, जिससे हमें पता चल गया कि ये धन किरणें भी ऋण किरणों की तरह ही सीधी रेखा में चलती हैं। सेकंड थिंग कि जो धन किरणें थीं वो भी एक पहिए को घुमाने में, यानी अपने रास्ते में रखे गए पहिए को घुमाने में कामयाब हुई, तो उससे ही पता चला कि धन किरणें भी सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी हैं, जैसे कि ऋण किरणें बनी थी। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट था वो था कि धन किरणें विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। ये थोड़ा डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि जो ऋण किरणें हैं वो पॉजिटिव की तरफ विक्षेपित होती हैं, और जो धन किरणें हैं वो नेगेटिव की तरफ जो हैं जाती हैं, डिफ्लेक्शन देती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो हैं अल्टरनेटली जो हैं अपने नेगेटिव से डिफ्लेक्ट होगा, और पॉजिटिव जो है पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यही जो है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में यही चीज़ फाइंड आउट हुई कि ये जो किरणें हैं ये अपोजिट चार्जेस की तरफ तो अट्रैक्ट हो रही हैं, लेकिन सेम चार्जेस पे क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इनको कहेंगे हम डिफ्लेक्ट हो रही हैं, यानी विक्षेपित हो रही हैं। तो 3 चीज़ें सेम टू सेम वही सामने आई जो इलेक्ट्रॉन की खोज में सामने आई थी, जिससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये दोनों क्या हैं, लगभग एक जैसी हैं लेकिन अपोजिट हैं। इनका नेचर जो है वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो ऐसे ही विसर्जन नली में भिन्न भिन्न गैसें लेके धनावेशित किरणें जो हैं प्राप्त की गईं, और उन धन आवेशित किरणों का जो आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है वो ज्ञात किया गया। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए E/m रेशो ज्ञात किया था, वैसे ही जो है साइंटिस्ट ने प्रोटॉन के लिए भी E/m रेशो, E/m अनुपात यानी आवेश बटा द्रव्यमान अनुपात ज्ञात किया। और ये E/m रेशो जो था ये अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग पाया गया। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशो था वो लगभग सबके लिए एक जैसा था, लेकिन प्रोटॉन का जो E/m रेशो था वो अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग था। और ये सबसे पहले जो है हाइड्रोजन के लिए निकाला गया, यानी हाइड्रोजन, अभी मैंने पीछे बताया था कि सिंबॉलिकली प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, 1H1 ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए जो है कैसे लिखते हैं हम, 1H1 लिखते हैं। तो इसलिए प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन पे सबसे पहले इसको फाइंड आउट किया गया था, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेज जो थी इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। ठीक है, और ये देखा गया कि सभी गैसों से प्राप्त धनावेशित कणों में प्रोटॉन तो उपस्थित होगा ही। जैसे
नेगेटिव किरणों में इलेक्ट्रॉन मिला था, वैसे ही पॉजिटिव किरणों में क्या पाया गया, प्रोटॉन की उपस्थिति दिखाई गई। ठीक है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये सभी पदार्थ के मूल कणों में शामिल हो गए। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इसके बाद थर्ड टॉपिक आपका था कि न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया गया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है, तो बस इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके बारे में जो भी मैंने अभी आपको बताया, आप भी इसकी स्टडी करके इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।